नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांडे और आज हमारे साथ हैं बसपा नेता राजबली जैसल जी, जो कि कई बार विधायक भी रह चुके हैं और कुरांव की सुरक्षित विधानसभा से इस बार उम्मीदवार भी हैं बसपा से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि पिछले चुनाव में बसपा कुरांव में तीसरे स्थान पे थी, तो इस बार का समीकरण क्या कहता है आपके हिसाब से? पिछले बार निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पे थी और बहुजन समाज पार्टी यानी मैं तीसरे नंबर पे था जी। लेकिन चूंकि उस बार जो पहले नंबर होने का जो कारण था जी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के देश के नेता, प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बने हैं जी। इन लोगों ने लगातार झूठे वादे किए और झूठे वादों के चक्कर में जी। तमाम गरीब लोग या हर जाति वर्ग के लोग उस झूठे वादे में फंस गए और फंस करके भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर वोट दिया। लेकिन आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, खासतौर से हमारे विधानसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। सर, वादों का क्या है? हर पार्टी ऐसे ही वादे करके भूल जाती है। हर वादे चुनाव के बाद झूठे वादे ही हो जाते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी या यहाँ से चुनाव लड़े राजबली जैसल का कोई ऐसा वादा नहीं था कि जो वादा किए हो क्षेत्र में उसको ना पूरा किया, मतलब 100%। 2022 में क्या लगता है, बसपा अपनी सरकार बना पाएगी? निश्चित तौर पे बना लेगी। इस बारी जैसे भगदड़ मची हुई है जी, उसका बसपा फायदा उठाते नहीं दिख रही है, ऐसा क्यों? जो भगदड़ मची है उससे भी और वैसे भी बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है जी। लेकिन चूंकि बहुजन समाज पार्टी को लोग मतलब बहुत अच्छे तरीके से दिखाना नहीं चाहते, ये कह लीजिए कि मीडिया तो बिल्कुल नाम लेना नहीं चाहती, जिसकी वजह से बहुजन समाज ऐसा इसलिए है। आपने मीडिया की बात कर दी। मीडिया की बात इसलिए कह रहे हैं कि मीडिया कहाँ बताती है। एक समाजवादी पार्टी में अगर बहुजन समाज पार्टी का तिनका या अदना सा कार्यकर्ता चला जाता है तो लगातार हाईलाइट होता है, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता आते हैं। अब अभी वर्तमान समय के मंत्री अगर आ गए, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आ जाए, तो कोई पेपर मीडिया नहीं बताता कि हाँ बहुजन समाज पार्टी में लोग गए। तो इसलिए जो है हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, हम लोग उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं, लोगों पे ज्यादा विश्वास करते हैं। लोग कहते रहते हैं, यहाँ तमाम बातें चलती रहती कि बहुजन समाज पार्टी बहुत कुछ, क्योंकि इसी तरह से 2007 में भी परिस्थितियां हुई थी। अच्छा। 2007 में भी कोई नहीं कह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अच्छा। लेकिन आज भी निश्चित तौर पे कहना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। सर, आपकी सब तो बात ठीक है, लेकिन आपने बोला कि मीडिया नहीं दिखाती है, मीडिया नहीं। सर, आपने मीडिया को इसमें क्यों इनरोल किया, जबकि जहाँ तक कि नेता की बात हो या जो भी लोग लाइमलाइट में रहते हैं वो मीडिया की वजह से रहते हैं? नहीं मीडिया। हाँ सर, ये नेता लोगों का क्या है कि मीडिया को लपेटे में क्यों? नहीं, मीडिया को इसलिए लपेटे में नहीं, मीडिया माने उससे सिर्फ आप ही नहीं जुड़े हैं, बड़े बड़े जो वास्तव में हम कहते हैं कि आज जो देश की हालात है, क्या कभी मीडिया पूरी हालात को दिखाने की कोशिश करता है? लागू हो गया है जी। आपके प्रचार का सिर्फ एक माध्यम सोशल मीडिया या हम मीडिया? हाँ, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज मीडिया, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी आप मीडिया ले रहे हो। अब चलिए, वो प्रचार का माध्यम है सोशल मीडिया में, मान रहा हूँ, और हम भी सोशल मीडिया। जी, सिर्फ मीडिया है जो आपकी बात लोगों तक पहुंचा रही है। नहीं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब आप इससे तो पहुंचा रही है, लेकिन जो प्रिंट मीडिया होती है वो प्रिंट मीडिया कहीं नहीं दिखाती। सर, मीडिया अपना काम कर रही है, लेकिन प्रिंट मीडिया नहीं कर रही है। प्रिंट मीडिया भी कर रही है, हमें तो नहीं दिखाई पड़ता। बहरहाल चलिए, आपकी बात मानी जाती है। सर, कुरांव विधानसभा से आप पहले भी विधायक रह चुके हैं। जी जी। तो सर, ऐसे कौन से काम छूट गए हैं जिसे आप अब आगे आके करना चाहते हैं विधायक बनके? नहीं, निश्चित तौर पे, चूंकि कुरांव विधानसभा का, हालांकि हमने 2007 से 12 के बीच में जी बड़े पैमाने पर विकास का काम किया, मतलब 742 किलोमीटर सड़क बनवाने का काम किया, लगभग 350 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण कराए। अच्छा। 106 किलोमीटर रोड को, सड़कें तो बड़ी खराब है। तो जब ऑलरेडी जब हम ही नहीं है। आपने 3 बार विधायक रह के ये जो
याद रखिए 2007 से के 7 और 12 के बीच में हमने सब काम कर दिया था। सर, अब 12 से जोड़ लीजिए, 12 से जोड़ लीजिए 22, फिर हाल बस तब तक भी था, लेकिन हाँ। तमाम उसमें लीपा पोती तो होती ही थी जब हम थे, मतलब सड़कें बनती थी जिसको पुनर्निर्माण के माध्यम से, लेकिन 5 सालों में तो कहीं कुछ नहीं हुआ। ये बताइए कि आप क्या कारण मानते हैं कि आपके बाद यहाँ का विकास हो नहीं पाया? हाँ, बिल्कुल नहीं हो पाया, हम नहीं, पूरी जनता जानती है। आप जनता सवाल करिए तो बताएगी जनता की। नहीं, हम जनता से भी सवाल करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, एक्चुअली हम पूरा घूमते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब तो हमें ये लगता है जो वर्तमान परिस्थितियाँ, जैसा कि आप भी बता रही है, कि सबसे पहले तो हमें विधायक बनने के बाद इन सड़कों को ही देखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, सड़कों को, लाइटों को, बहुत कुछ बाकी है यहाँ पे। इन्हीं की जो हालात है, जर्जर व्यवस्था है, इसको सुदृढ़ करते हुए आगे जो छूटे हुए विकास है, क्योंकि हमने 1000 प्लास्टिक कूप, जो हमारे यहाँ योजना नहीं थी, हमने 1000 प्लास्टिक कूप ले आकर खुदाई करवाया था। और 1000 प्लास्टिक कूप को हमने और प्रस्तावित किया था, जो आ भी गया था भारत से, मतलब उससे क्या कहते हैं, नवाड़ योजना से आ गया था, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का 10% लगता है, माननीय विधायक जी नहीं दिलवा पाए, वापस चला गया। इसी तरह तमाम सिंचाई के जो साधन थे, पाल क्षेत्र से लेकर उपरोक्त से यहाँ तक में, इधर बहुत चेकडैम बने हुए, जिससे किसानों का काफी स्तर तक सिंचाई होकर के गेहूं और धान पैदा कर रहे हैं। पहले ऐसी स्थितियां नहीं थी, लेकिन 126 चेकडैम फिर आया था, उसका भी पैसा आया, लेकिन वही 10% की वजह से वो भी वापस चला गया। तो अब तमाम ऐसे काम जो अधूरे पड़े हैं, उसको तो करना ही पड़ेगा। सर, ये आपका कुरांव जो है, ये प्राकृतिक संपदा से भरपूर है। जी जी। और फिर भी ये बहुत पीछे रह गया है विकास में, जबकि आपकी सरकार यहाँ रही है, आप यहाँ के विधायक रहे हैं। क्या इसका कारण है? कारण कुछ नहीं है, कारण यह है कि देश की आजादी के बाद इस क्षेत्र का विकास ही रुका था। जब हम पहली बार यहाँ विधायक हुए हैं 21 महीने के लिए, तो हमने इस स्थिति को देखते हुए सुदूर, मतलब मेजा तहसील थी, मेजा से कुरांव की बहुत दूरी है, तो हमने 1993 में विधायक होने के बाद तुरंत हमने प्रस्तावित किया कि कुरांव तहसील होना चाहिए। अच्छा। और वो जाकर के उस समय नहीं हो पाया, तो बहन जी ने जब 1996 में गवर्नमेंट बनाई, तो जाकर के इसको घोषणा किए तहसील को। और जब मैं 2007 में विधायक हुआ, तब जाकर के उसको पैसा ले आया, भवन भी निर्माण हुआ, उसका शिलान्यास भी हुआ। अच्छा। तो चूंकि तहसील ही नहीं थी, यहाँ से तहसील कुरांव से मेजा जाते थे, 2 दिन पहले लोग जाते थे। और उसके बाद सड़कों की स्थिति बड़ी खराब थी। तो जब हम 2007 से 12 के बीच में गवर्नमेंट में आए, तो आप समझ लीजिए 742 किलोमीटर जो सड़क बनवाया, उसी से तो पूरे क्षेत्र का विकास हुआ। अच्छा। इसके पहले देश आजाद होने के बाद पहले जैसे राजनीतिक स्थितियां रहती थी, माननीय विश्राम दास जी विधायक रहते थे, बीपी सिंह की कृपा में रहते थे, तो पहले तो लोग घर से बुला करके विधायक बना देते थे। वो आज की परिस्थितियां तो है नहीं, आज तो हर घर में नेता है, हर लोगों से मिलना जुलना होता है। तो चूंकि काफी पहले से पीछे था, लेकिन हमने काफी प्रयास किया कि इसको अच्छा किया जाए। हमने 4 डिग्री महाविद्यालय खुलवाया, 4 महाविद्यालय खुलवाया, और सड़कों के साथ साथ विद्युतीकरण लगभग हर जगह हमने विद्युतीकरण कराया। बिजली तो है नहीं पूरे एरिया में? नहीं, पूरे एरिया पूरा घूमते हुए चले आए, हमें बिजली नहीं मिली, हमें सड़कों से बड़ा दिक्कत नहीं। बिजली है, मतलब खम्भा है, तार है, बिजली नहीं आ रही है, तो क्या करे। खम्भा तार तो गड़ा हुआ है, लेकिन प्रदेश की हमारे हालात ये है कि वो विद्युत की सप्लाई नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। जाहिर सी बात है कि वो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, ये बताइए, कुरांव विधानसभा में अक्सर मजदूर आंदोलन करते नजर आते हैं, और यहाँ पे अवैध खनन की बातें भी सामने आती हैं। तो ऐसा क्यों? मतलब इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं और इसका क्या कारण मानते हैं आप? अब हमें तो नहीं लगता कि जब हमारी गवर्नमेंट थी 2007 से 12 में, तो कहीं भी आंदोलन हुआ हो। एक भी आंदोलन किसी तरह का नहीं हुआ था। अच्छा। खनन को लेकर के या किसी तरह से, क्योंकि जब बड़े पैमाने पर विकास होता था, तो बड़े पैमाने पर सब काम होते थे, रोजगार मिलते थे, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता था, सारे लोग यही काम करते थे। लगातार 5 साल तक लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ा। इधर जब परिस्थितियां, जब कोई सड़क नहीं बनेगी,
जब सड़क नहीं बनेगी तो पत्थर कहाँ टूटेगा। और दूसरी स्थिति यह है कि पहले मजदूरों को काम करने के लिए पहाड़ मिल जाते थे, अच्छा। लेकिन आज तक इतने क्रेशर प्लांट हो गए, बड़े बड़े लोग आकर के यहाँ क्रेशर प्लांट डाल ले रहे हैं। मध्य प्रदेश से भी लोग आकर के डाल ले रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपति डाल दे रहे हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनियां जो वर्क करती हैं वो डाल दे रही हैं। तो उससे तो जो हमारे छोटे मजदूर तबके के लोग थे, जो पत्थर पे पहाड़ों पे अपना काम करके जीवन यापन करते थे, वो आज अपंग बन गए हैं। तो अब हर लोग घर जैसे बाहर नहीं है, कुछ लोग बाहर जाने का प्रयास किए, काफी हद तक लोग बाहर रहते थे, लेकिन 2 साल से लगातार कोरोना के चक्कर में सब वहां से भाग आए हैं, फिर घर पे हैं। जैसल जी, आप क्या मुख्य समस्या मानते हैं इस समय कुराऊं विधानसभा की? इस समय कुराऊं विधानसभा की जो मुख्य समस्या है उससे आप गुजरती हुई आ रही हैं कि सबसे पहले तो यहाँ का जो सड़क है, सड़कों की मरम्मत बहुत जरूरी है, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। तो पहली जो मूलभूत समस्याएं हैं, दूसरी मूलभूत समस्या ये है कि बिजली की हमारी व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। तो बिजली, पानी, सड़क, ये 3 चीज तो मुख्य समस्या है। यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं राजमणि कोल जी, वो कहते हैं कि उन्होंने बड़ा विकास का काम किया, तो आप इस पे क्या कहेंगे? अब हम तो नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि माननीय विधायक जी हैं, लेकिन हमें तो उनका विकास एक भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब आपके सामने भी अभी हम तो आपके साथ ही आ रहे हैं, और यहाँ लोग पहले से इस गाँव के, तो हम तो कुछ बता भी नहीं रहे। आप इनसे पूछ सकती है कि उन्होंने कितना विकास किया। हमें तो नहीं लग रहा है कि अगर राजबली जैसल PWD की रोड अगर 742 किलोमीटर बनवाए हैं, तो हमें तो नहीं लग रहा है कि राजमणि जी पूरे 5 साल में कहीं PWD से 15 किलोमीटर भी कुल जोड़ करके सड़क नहीं बनी होगी। तो कौन सा विकास काम करे हैं वो तो वही जानेंगे, हमें तो नहीं पता है। हम तो इतना जानते हैं कि पूरी जनता चिल्ला रही है कि इधर तो विकास किए हैं, ना किसी गाँव में गए हैं। जैसल जी, आप जब जनता से वोट मांगेंगे तो आपके स्थानीय मुद्दे क्या होंगे? अब जनता से वोट मांगने के लिए तो हमें कोई मुद्दा का कोई सवाल ही नहीं कर रहा है, यानी मुद्दा कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही, क्योंकि मेरे जाने के बाद तो जनता आप खुद कह दे रही है कि बगैर आपके, ये नहीं कह रही है, हाँ। सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं कि आपको ही आना है, बगैर आपके आए सारा विकास रुका हुआ है। तो चूंकि सारे मुद्दे को जानते हैं, यहाँ की जनता जानती है कि जो मुद्दा है, मुद्दे से सिर्फ राजबली जैसल ही भली बात जानते हैं, वही करा सकते हैं। तो इस समय गठबंधन का दौर चल रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि बसपा को भी गठबंधन के साथ ही लड़ना था चुनाव? नहीं, कहीं ऐसा जरूरत नहीं महसूस होता, क्योंकि कुछ महसूस करके पहले गठबंधन हो चुके हैं, लेकिन उस गठबंधन में कोई मतलब नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी अपने आप में अकेले मजबूत है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की हमारी जो नेता हैं आदरणीय बहन जी, जो कि इस उत्तर प्रदेश बड़े सूबे के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो खास तौर से 7 से 12 में जो आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री थी, तो उनके कानून व्यवस्था को लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब उनके कानून व्यवस्था को देखते हुए और मेरे कामों को देखते हुए जनता कहीं से सवाल नहीं खड़ा कर रही है कि आपका मुद्दा क्या होगा। और तो उसी में जो है जनता बिल्कुल कानून का राज चला था, उस कानून के राज को ही लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे लोग, खासतौर से ब्राह्मण समाज के लोग भी बड़े पैमाने पर साथ में जुड़ रहे हैं। और हमारे विधानसभा में तो ब्राह्मण समाज, कुर्मी समाज, कुशवाहा समाज, पाल समाज, सर्व समाज के लोग, यानी कह लीजिए कि सारे समाज के लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। ये बताइए, आपको नहीं लगता है कि इस बार चुनाव में जनता तक पहुंचना पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा इजी हो गया है? आप अपनी बात इजीली जनता तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपने तो मीडिया को ही लपेटे। नहीं, हम तो मीडिया को नहीं लपेटे। अब तो हम समझ रहे हैं कि भाई आपके ही इसका ही सहारा है और यही लोगों के पास है, माध्यम है, लेकिन जो प्रिंट मीडिया कहीं दिखाती नहीं। आप भी इससे सहमत होगी, अगर आप भी पेपर पढ़ती होंगी तो इस बात के लिए सहमत होगी कि वास्तव में बहुजन समाज पार्टी को बड़े रूप को भी बहुत छोटे दायरे दिखाया जाता है। हमारा अगर 5 लाख का भीड़ होगा तो भीड़ ही नहीं दिखाएंगे। अच्छा, सीधे सवाल का हमें जवाब दे दीजिए। प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वेब हो, चाहे जो हो, मीडिया का आपको नहीं दिखाने का क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? हाँ। अब क्या कहा जाए, अब इसमें कोई आरोप लगाया जाए तो आज तो पूरे देश की मीडिया जो है सिर्फ मोदी कर रही है। पता नहीं क्या मिल गया हमें, हम नहीं समझ पाते कि आखिर में ये आप भी समझ सकते हैं। आपकी भी एक मतलब वो है कि आज आखिर में पूरे देश में कौन सी ऐसी वजह है कि पूरे देश का जो कुछ
प्राइवेट हो रहा है, जो भी निजीकरण हो रहा है, वो क्या वजह है कि सब उन्हीं दो पूंजीपतियों के हाथ ही जा रहा है। हमने कई नेताओं से बात की है, कई लोगों का इंटरव्यू लिया है, लेकिन आप पहले हैं जिन्होंने ये बोला कि बसपा को मीडिया नहीं दिखा रहे। अब वो आप बसपा वालों से नहीं मिले होंगे ना? नहीं, बिल्कुल मैं मिल के आई हूँ। तो चलिए, कोई कहीं कहा तो भाई एक राजबली जैसल ही मिले, क्योंकि हमें तो लगता है, क्योंकि हम भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो पूरा भरोसा है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। आदरणीय बहन जी पूर्ण बहुमत से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर आपको कुराव की जनता अपना विधायक चुनती है तो आप अपने किन किन वादों पे खरे उतरेंगे? किन किन वादों को नहीं, बल्कि जो हमारे क्षेत्र के लिए बिना वादे के भी मेरा एक अपना मत है कि हम पहले भी आज भी हम कभी किसी से विकास पूछ करके नहीं किए। हम तो जैसे चल रहे हैं पहाड़ों पे ना, मेरी नज़र दौड़ती रहती है कि यहाँ क्या ज़रूरत है, यहाँ क्या ज़रूरत है। तो जो भी हमारे क्षेत्र में ज़रूरत होगी, निश्चित तौर पर सारी चीज़ों को पूरा करने का काम करूँगा, पूरा प्रयास। इलाकों में आदिवासी समाज के लोगों का बहुत बड़े इलाके ना राशन कार्ड है ना आधार कार्ड है। जी, इसका क्या कारण मानते हैं आप, और आपने क्या कभी इसके लिए आवाज़ उठाई है, या फिर आप आने वाले समय में विधायक जब बनते हैं तो इनके लिए आप क्या काम करने वाले हैं? नहीं, जब हमारे समय में तो ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं थी, इसलिए कि आदरणीय बहन जी की जो व्यवस्था थी। उस समय का राशन कार्ड आधार कार्ड फिर इधर बदल गया क्या? मतलब एक बारी तो बन गया तो बन गया? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि राशन कार्ड तो हर 5 साल में 10 बार चेंज हो रहा है। आपका ही कहना है कि आपके समय में वो दिक्कतें नहीं थी, तो लोगों के पास तब के तो राशन कार्ड होने चाहिए थे, आधार कार्ड होने चाहिए। अरे वो राशन कार्ड को तमाम परिवर्तित कर दिया गया। अभी नए राशन कार्ड जो है वो भी हट गए हैं, फिर लोग ऑनलाइन जुड़वा रहे हैं। ये तो प्रदेश की व्यवस्था है ना। बदला गया, अपडेट किया गया है, यहाँ तो बना ही नहीं है। नहीं, अपडेट भी नहीं किए गए हैं सब। जब कोई करेगा, अपना करेंगे तभी तो। जब ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है तो हर लोग तभी इतनी जागरूक है। नहीं, बात नहीं समझ रहे हैं। मैं यहाँ नहीं बनने की बात कर रही हूँ, आप अपडेट की बात कर रहे हैं। नहीं बनने की बात नहीं थी, क्योंकि थोड़ा बहुत जरूर कहा जा सकता है कि स्थानीय स्तर पे स्थानीय स्तर पे जो कहीं गड़बड़ी होती है, वो कोई विधायकों नहीं, चाहे हम हो चाहे कोई भी विधायकों का स्तर का वो गड़बड़ी नहीं है। स्थानीय स्तर पे कहीं सेक्रेटरी से, कहीं प्रधान से, तो कहीं ग्राम पंचायत मंत्री से, कहीं लोगों से गड़बड़ियाँ होती हैं, लेकिन ये कि उतना पैमाने पर नहीं थी। अब इधर भी जरूर तमाम शिकायतें मिलती है कि हमारा राशन कार्ड काट दिया गया। बना नहीं था ऐसी शिकायत नहीं है, राशन कार्ड था, काट दिया गया है, हमको आज मिल नहीं रहा, ऐसी शिकायतें जरूर है। चलिए ये बताइए कि आप बसपा के सामने किसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर मानते हैं? सपा को, बीजेपी को, कांग्रेस को, किसे आप मानते हैं कि ये ज़्यादा टक्कर के हैं हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ भिन्न हैं। अच्छा, अभी ये कोई नहीं बता सकता, इसलिए कि अभी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कोई प्रत्याशी तय नहीं है। अच्छा। और जब कोई प्रत्याशी नहीं तय है तो यहाँ तो आपस में ही सब अभी फंसे हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ ये है कि अगर वर्तमान समय के दोनों विधायक यानी पूर्व माननीय राजमणि जी और माननीय रामकृपाल जी, अगर दोनों लोग लड़ जाएंगे तो हम कौन लड़ेगा हमसे, मतलब यही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन लड़ेगा। कंफ्यूजन है अभी थोड़ा सा। हमारे लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम तो नंबर 1 पे है ही हैं। नंबर 2 और 3 में कंफ्यूजन है। बहुत नंबर 2, 3 में इसलिए कंफ्यूजन है कि वो दोनों नेताओं की सोच, दोनों नेताओं की कार्य शैली एक ही है। तो इसमें जनता अभी तय कर रही है। लेकिन अगर वो दोनों लोग रहेंगे तो हमें लगता है दोनों लोगों को वोट देना नहीं पसंद करेंगे। 70% मुझे अकेले मिलेगा, 30% दोनों लोग रहेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सर ये बताइए कि सपा के पूर्व विधायक रहे रामकृपाल कोल के आगे आने की संभावना है, इसे आप कितना टक्कर मानते हैं अपने से? हम उनको आने से टक्कर नहीं मान रहे हैं। अब वो आने से लड़ेंगे क्योंकि उनका एक कुछ वोट बैंक है। कहा जा सकता है कुछ वोट बैंक है जो उनका एक निश्चित है, क्योंकि कुछ लोग उनको व्यक्तिगत रूप से नेता उन्हीं को मानते हैं।
उनके अलावा तो हमें लगता है कि पार्टी का वोट भी मतलब कुछ ईमानदारी- वोट बैंक है, आप मानते तो है ना हाँ, कि कुछ तो है, हाँ वो तो वोट बैंक है, हाँ। कुछ वोट है। कॉम्पिटिटर है आपके वो? नहीं, कंपटीटर लायक वोट नहीं है, अच्छा एक जाति का वोट है, एक जाति का कुछ परसेंट वोट है। अच्छा। तो ये बताइए कि 2022 के इलेक्शन में बसपा कम सक्रिय क्यों दिख रही है? मतलब कब सक्रिय नहीं, बसपा तो बहुत सक्रिय है। अब बसपा आप फिर से ज्यादा कहेंगे कि आप मीडिया वाले ही नहीं दिखा रहे हैं, हम तो नहीं, सक्रिय हैं। नहीं हम नहीं सक्रिय है, हमारा पूरा क्षेत्र सक्रिय है। आप कहीं तो घूम के देख लीजिए तो सर ये बताइए कि आज की सरकारों में सड़कें बहुत अच्छी बन रही हैं और आपकी भी कई बारी सरकार रही है लेकिन सड़कें अच्छी नहीं बन पाई। सड़कें अच्छी बन रही है, हाँ सर, मतलब सड़कें ही नहीं कहीं बन रही हैं तो अच्छी क्या बन नहीं 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 नहीं, हम जब यहाँ आना शुरू हुए सड़कों ने तकलीफ तब देना चालू किया, इससे पहले तक की सड़कें ठीक थी। इसके पहले की थी ना, जी जी, तो इसके मतलब हम छोटी हंडिया बड़ी हंडिया इधर जब आने लगे तो सड़कों ने बड़ी तकलीफ दी हमें। नहीं, वो छोटी हड़िया बड़ी हड़िया ग्रामीण सड़क है, और जहाँ से आप चले हैं इलाहाबाद से जब आप मेरे विधानसभा पहुँचे होंगे तो जितनी सड़क बनी है वो सब पहले की ही बनी है। अच्छा। कोई नई सड़क नहीं बनी है, हाँ, कहीं कहीं थोड़ा बहुत मरम्मत हुआ है, सड़कें सब हमारे ज़माने की बनी है। आप मेजा रोड से कुराव वाया अयोध्या हमने चौड़ीकरण कराया था, मेजा रोड से कोहणार वाया खीरी हमने चौड़ीकरण कराया था, देवघाट मतलब देवघाट से बड़ोखर होते हुए रतौरा जी हमने चौड़ीकरण कराया था। भारतगंज बीपी मार्ग जिसको कहते हैं, भारत में प्रतापपुर मार्ग जो 12 होते हुए शंकर रह जाती है, प्रतापपुर पड़ुला 106 किलोमीटर हमने उसको उस सड़क को राज्य सड़क योजना में परिवर्तित करा करके 106 किलोमीटर हमने चौड़ीकरण कराया था 280 करोड़ की लागत से। सर ये बताइए कि बीजेपी कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ इसलिए विकास हुआ, कितना आप इस बात से सहमति अपनी दर्ज पूरा करेंगे? का पूरा 100% नहीं 90% भ्रष्टाचार ही हो रहा है, जिससे कोई विकास नहीं हो रहा है। अच्छा 90% भ्रष्टाचार हो रहा है और सारे अधिकारी कर्मचारी बिल्कुल निरंकुश हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी ब्यूरोक्रेट्स अपने मन का कर रहा है, सरकार का ब्यूरोक्रेट से कोई पकड़ नहीं है। इसीलिए अंधेर नगरी धमदूषण राजा चल रहा है। यहाँ हत्या हो जाए, हत्या करने वाला ही जेल चला जाएगा। हत्या जिसके यहाँ होगा, जी जिसके यहाँ होगा वो बेचारा जेल चला जाएगा, लेकिन जो हत्या करेगा वो जेल नहीं जाएगा। अब आज तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ये कर रही है कि किसी थाने अंतर्गत किसी की हत्या हो जाए, लेकिन उसको पता नहीं क्या ऊपर से आदेश आ गया है, अब क्राइम कम कर दो, थाने में मुकदमा हत्या जैसी घटना नहीं होनी चाहिए, और यहाँ उसको एक्सीडेंट दिखा करके टाल दे रहे हैं हत्या जैसी घटना को। अभी हमारे यहाँ तीन हत्या हुई, 3 हत्या हुई अयोध्या में, और वो कोई देख करके लाश को नहीं कर सकता। कहीं से भी किसी दृष्टिकोण से सीओ थे, पुलिस अधीक्षक आए थे, जमुना पार के सब थे, लेकिन कोई नहीं बताया कि हाँ ये पता नहीं कौन सा दबाव पड़ा कि यशो के चाहने के बाद भी मुलजिम को बड़े अधिकारियों और किसके द्वारा मैं नहीं कहूँगा, जैसा सूचना मिलता है कुछ स्थानीय प्रतिनिधियों का भी दबाव काम आया कि उसको एक्सीडेंट दिखा दे। तो ये बताइए कुराओं की जनता अगर आपको विधायक फिर से अपना चुनती है जी, तो आपका पहला काम यहाँ के लोगों के लिए क्या होगा? यहाँ का पहला काम मेरा होगा कि यहाँ की जो भी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, जी जी खासतौर से सड़क, बिजली, पानी, हाँ जो मूलभूत समस्याएं हैं, इनको सबसे पहले हम फोकस करेंगे, इन पे ज़्यादा काम करेंगे। जी उसके बाद जो छूटा काम है, जहाँ सड़कें नहीं बन पाई है आज की स्थिति में, उसको मैं पूरा करने का काम करूँगा। अंत में कुराओं की जनता के लिए आपका कोई संदेश? अब अंत में जनता के लिए संदेश क्या, जनता तो हमारे लिए, हमारे विधानसभा की जनता है, वो तो हमारे लिए शुभचिंतक है ही है, हम भी उनके शुभचिंतक हैं। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि कुराओं के लोगों को विकास को देखते हुए, मैं तो सीधा सीधा सवाल करता हूँ, कभी कभी ये भी सवाल सीधे कह देता हूँ कि अगर हमारे यहाँ के जितने भी देश के आज़ाद होने के बाद जितने भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, अगर उनके चुनने के बाद आपके क्षेत्र का जो विकास बड़े पैमाने पर कराया हो, अब जहाँ आपको लगता हो कि 1 गुना नहीं 2 गुना नहीं 50 गुना ज़्यादा विकास कोई कराया है,
तो जिसका नाम सामने आए उसी को वोट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे टॉक शो में अपना कीमती वक्त देने के लिए। चलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ तक पहुँच करके जी बिल्कुल, हमारा हाँ, यहाँ तक साक्षात्कार लिए, पहुँचना ही कठिन यहाँ था, तक सर। दुर्गम जगह पहुँच जी, करके बिल्कुल, अगर आप सर। नियत भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जैसा कि अभी आपने सुना कि नेताजी ने कुराऊं के विकास की बात की। उन्होंने बताया कि जब वो पहले विधायक थे तो उन्होंने कुराऊं की जनता के लिए यहाँ की रोडें हो चाहे लाइट हो उन्होंने क्या काम किया, और अब जब वो 2022 का इलेक्शन जीत कर अगर यहाँ के विधायक बनते हैं तो वो क्या काम करेंगे कुराऊं के जनता के लिए। हम आपको ऐसे ही लोगों से, ऐसे ही नेताओं से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। धन्यवाद।